नमस्कार दोस्तों। इस समय उत्तर प्रदेश में अखबार बिजली की अनुपलब्धता से या बिजली न मिलने की वजह से या पावर कट से या फेल्योर से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे भरे पड़े हैं। कई बार ये भी हो रहा है कि लोग जाकर के सब स्टेशन पर या बिजली विभाग के कर्मचारियों के ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं, क्योंकि उन्हें रात रात भर बिना बिजली के इस गर्मी में बिताना पड़ रहा है। तो ये बिजली का संकट क्यों आया उत्तर प्रदेश में, क्यों है ये सडन आया, या इसमें कुछ संस्थागत कमियां हैं उसकी वजह से है, ये समझने के लिए आज हम बातचीत करेंगे श्री शैलेंद्र दुबे जी से। शैलेंद्र दुबे जी जो बिजली इंजीनियर्स का पावर इंजीनियर्स का जो फेडरेशन है ऑल इंडिया, उसके चेयरमैन हैं और एक एक नस नस से वाकिफ हैं। ये दोनों तरफ पावर हाउस में कहाँ प्रॉब्लम है, सप्लाई में कहाँ प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस में कहाँ प्रॉब्लम है, सब इनको पता है। शासन स्तर पे क्या दिक्कत है और सब स्टेशन स्तर पे क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे दुबे जी कि ये इस तरह से उत्तर प्रदेश में बिजली के संकट की खबरें या समस्याएं क्यों आ रही, जबकि इम्प्रेशन ये दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में तो बिजली सरप्लस है, चकाचक है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आकलन करना था, हमेशा यह प्रबंधन की ज़िम्मेदारी होती है कि गर्मियों में बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा जाती है, कि गर्मियों के पहले इस बात का आकलन किया जाए कि बिजली की कितनी अधिकतम माँग हो सकती है और उसके अनुसार हम कितनी बिजली कहाँ-कहाँ से हमको मिलेगी। तो इनका आकलन ही नहीं था। कल रात को 10:30 बजे 31,774 मेगावाट बिजली की माँग गई है। यह कंट्री में किसी भी प्रांत में हाईएस्ट है। तो यह आकलन ही नहीं था। बिजली की माँग इस तरीके से बढ़ी है उत्तर प्रदेश में, जो है गर्मी बढ़ी है, इसके कारण से बढ़ी है। लेकिन मैं यह भी सावधान कर देना चाहता हूँ कि अभी जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तब एयर कंडीशनर का लोड और बढ़ जाता है और तब बिजली की माँग और बढ़ती है। तो बिजली का मैक्सिमम जो पीक लोड जाता है, वो अगस्त के महीने में जाता है, जुलाई-अगस्त में। तो जुलाई-अगस्त में अभी ये क्राइसिस और ज़्यादा डीपेन होने वाली है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो बिजली की माँग मैंने बताया अभी आपको 31,774 मेगावाट तक कल पहुँच गई है और उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि 33,000 से 36,000 मेगावाट तक कुछ भी हो सकती है इस साल बिजली की माँग। उसमें उत्तर प्रदेश का अपना जनरेशन बहुत कम है। हमारी कुल कैपेसिटी 9,000 मेगावाट के आसपास है लगभग, और अमूमन उत्पादन होता है 6,000-7,000 मेगावाट के बीच में। तो 24-25,000 यानी मेगावाट। यानी हमारी कैपेसिटी ही चौथाई है, जो डिमांड है जी, पीक डिमांड, और उत्पादन करीब छठवां हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। और इसी कारण से हमको बाहर से बिजली लेनी पड़ती है। 10-12 हज़ार मेगावाट बिजली एनटीपीसी से और केंद्रीय सेक्टर से, बाकी प्राइवेट सेक्टर से कुछ पावर परचेज एग्रीमेंट किए गए हैं, कुछ ट्रेडिंग के माध्यम से बिजली खरीदी जाती है, अन्य अन्य तरीके हैं। और जब बिजली की मांग पूरे देश में बढ़ी हुई है, तो बिजली मिलने में भी कठिनाई होती है। अगर अपने पास बिजली नहीं है और पहले से एग्रीमेंट करके नहीं रखे गए हैं, मूल्यांकन नहीं किया गया है, इस बात का आकलन नहीं किया गया है कि कितनी बिजली की मांग होगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है, वह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है और ट्रांसमिशन सिस्टम में है। कल उत्तर प्रदेश के मैं इसके पहले ही पहले आपसे बात जी, कर रहा हूँ कि जैसे ये आकलन नहीं किया गया, तो ये पावर कारपोरेशन जो है उसके लेवल पे ये प्रॉब्लम हुई या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, ये पावर मतलब कॉर्पोरेशन लेवल की है। जो मैनेजमेंट है पावर कॉर्पोरेशन का, वह पिछले कई वर्षों से पूरी तरीके से आईएएस अधिकारियों के हाथ में है, जिनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। वह समझते हैं डंडे के बल पे बिजली चलाई जा सकती है। और बिजली कर्मचारियों से कई बार हम लोगों ने सुझाव भी दिए, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से सुधार के सुझाव दिए गए। उनके पास बात करने का टाइम नहीं है, वह किसी से बात नहीं करते, अपने हिसाब से मनमाने एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। मैं डिस्ट्रीब्यूशन पर आ रहा था, तो जैसे जी। लखनऊ की बात करूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो लखनऊ तो कटौती मुक्त है। कटौती मुक्त तो वो कह रहे हैं, तहसील भी है, जिला मुख्यालय भी है, लेकिन लखनऊ तो राजधानी है ना। और लखनऊ का भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में घंटों लोगों को बिजली कटौती का सामना न करना पड़ रहा हो। आप जहाँ हैं वहाँ भी हो रही होगी, मैं जहाँ हूँ वहाँ भी हो रही है।
इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन नंबर वन, इन्होंने 15 दिसंबर को अचानक एक प्राइवेट सेक्टर से कोई फार्मूला लेके आए कि वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ की किया है, अयोध्या की किया है, कानपुर की किया है, 1.5 दर्जन शहरों में इसको किया जा सकता है। वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब है? पूरी दुनिया में जो कंसेप्ट है वह सिंगल विंडो का कंसेप्ट है किसी भी काम के लिए, कि आदमी एक जगह जाए और उस जगह से उसके सारे काम हो जाए, यही कंसेप्ट है ना। लेकिन इन्होंने उस बने बनाए कंसेप्ट को, जैसे कोई क्षेत्र है, मान लीजिए हजरतगंज का क्षेत्र है, वहाँ का एक सब स्टेशन है, वहाँ एक एसडीओ है, तो अमूमन लोग जानते हैं ये एसडीओ है, ये जूनियर इंजीनियर है, उसके पास जाते थे, वो सभी समस्याओं का समाधान कर देता था। अब वर्टिकल सिस्टम का मतलब क्या है? वर्टिकल सिस्टम का मतलब ये है, वो कह रहे हैं ये फेसलेस सिस्टम हो गया, इसमें 11 केवी लेवल तक का सिस्टम एक असिस्टेंट इंजीनियर के पास है, 33 केवी तक का एक असिस्टेंट इंजीनियर के पास है, बिलिंग एक असिस्टेंट इंजीनियर के पास है, मीटरिंग एक असिस्टेंट इंजीनियर के पास है, कनेक्शन डिस्कनेक्शन एक असिस्टेंट इंजीनियर के पास है। तो कंज्यूमर यही नहीं जान पा रहा है कि हम किसके पास जाएं, नंबर वन। नंबर टू, जो असिस्टेंट इंजीनियर एक एसडीओ होता था, उसके पास क्षेत्र में 4 या 5 सब स्टेशन होते थे। अब क्योंकि वर्टिकल अलग अलग काम बांट दिया, उसके पास 15-20 सब स्टेशन है। मान लीजिए 11 केवी में ही अमौसी में फॉल्ट आ गई और वो असिस्टेंट इंजीनियर आशियाना में बैठा हुआ है, तो फिर वो अमौसी उड़ के तो चला नहीं जाएगा। तो इतनी ज्यादा दुर्व्यवस्था पैदा हो गई है, ना डिपार्टमेंट के अधिकारियों को पता है क्या करें, और कंज्यूमर तो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गया है। वो वहां लेकिन जाता दुबे जी आप तो इतने सीनियर लीडर हैं, और वैसे भी कोई भी हो, गवर्नमेंट तो हमेशा जो जिस डिपार्टमेंट के स्टाफ होते हैं या ट्रेड यूनियन है या उनके लीडर्स हैं, और आप तो टेक्निकल आप लोग हैं, तो ये तो गवर्नमेंट का काम था ना आपसे कोऑर्डिनेशन करना, या गवर्नमेंट के लेवल पे चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर लेवल, या आप लोगों की तो पहुंच प्रधानमंत्री तक हुआ करती थी, तो ये गैप क्यों है? देखिए, ये तो चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर करते हैं हर साल कि प्रत्येक माह मीटिंग होनी चाहिए, और जब से ये चेयरमैन आए इन्होंने 3 साल में एक मीटिंग नहीं किया है। तो अब इसके लिए क्या क्या कहें हम लोग, कोई नहीं, फोर्स मेरा तो मतलब है कि आप मुख्यमंत्री और मंत्री स्तर पर क्या अभी वहां भी नहीं आप लोगों की बात सुनवाई हो रही है? नहीं, नहीं, यह समझते हैं कि कर्मचारी जो है नौकर है, कर्मचारी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक से भी गंभीर एक समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, यह सब जी निजीकरण से किया जा रहा है। जी वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग करके डाउन साइजिंग की गई है, और एक सब स्टेशन पर 36 कर्मचारियों का गैंग होता था, उसको घटा के 20 कर दिया गया है। अब जहां पर 36 कर्मचारी काम करते थे वहां 20 कर्मचारी हैं। संविदा कर्मचारी राजधानी लखनऊ में ही 600 से ज्यादा नौकरी से निकाले जा चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 20,000 से ज्यादा निकाले जा चुके हैं, और यह सब बहुत अनुभवी हैं। बिजली व्यवस्था को 20-25 साल से देख रहे थे यह लोग जो है। यह सब इसके पीछे बैकग्राउंड रामदत्त जी प्राइवेटाइजेशन करने की है, कि निजीकरण करने के लिए यह बैकग्राउंड तैयार की जा रही है, लेकिन खामियाजा इसको कॉमन कंज्यूमर को, आम उपभोक्ता को भुगतना पड़ रहा है। यह बहुत दुर्भाग्य की और दुख की बात है। अच्छा, क्या ये सही है कि इस समय उत्तर प्रदेश में करीब 4,500 जो मेगावाट क्षमता के जो पावर उत्पादन इकाइयां हैं आनपारा में और घाटमपुर में और कई जगह, वो ठप हैं इस समय? हाँ, बंद है, बंद है। इसमें भी तो ऐसा प्रबंधन की गलती है, मैं बता रहा हूँ क्यों। इसमें भी प्रबंधन की गलती है। यह जो थर्मल पावर स्टेशन हैं, यह टाइम टू टाइम इनका रूटीन मेंटेनेंस किया जाता है। तो रूटीन मेंटेनेंस के लिए अगर उसको करते रहें तो ब्रेकडाउन नहीं होगा। आप जैसे आपकी गाड़ी है, अगर उसी को आप प्रॉपरली सर्विसिंग कराते रहें तो उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। सिमिलर है, इन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। यह रूटीन मेंटेनेंस जाड़े के दिनों में करा लेना चाहिए था, जब बिजली का इतना प्रेशर नहीं था, इतनी डिमांड नहीं थी। नॉर्मली बरसात के दिनों में कर ली जाती है जब बिजली कम मांग होती है। लेकिन मैंने आपको कहा, जब हमारे पास बिजली घर ही नहीं है, बनाए ही नहीं गए, कुल 9,000 मेगावाट थर्मल की कैपेसिटी है, और 32,000 मेगावाट डिमांड पहुंच गई, और इसी साल 36,000 मेगावाट पहुंचने की उम्मीद है। पिछले करीब 10 सालों से 2 टर्म पूरा हो रहा है, तीसरा चुनाव होने जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में
जो बिजली के कारखाने कितने नए बने या बढ़ाए गए और पहले से कितने हैं? देखिए, नए कारखाने जो बने हैं, ओबरा में 2 यूनिट लगी हैं, 660 मेगावाट की ओबरा सी है। इसी प्रकार से पनकी में 660 मेगावाट की 1 यूनिट लगी है। इसी प्रकार से हरदोई में 660 मेगावाट की 1 यूनिट लगी है। जवाहरपुर में 660 मेगावाट की 2 यूनिट लगी हैं। यह सैंक्शन थी पिछली सरकार के समय से, और चूंकि 5 साल से 7 साल समय लग जाता है थर्मल पावर स्टेशन के कंसेप्ट से लेके उसके कमीशनिंग तक में और कमर्शियल लोड पर आने में, तो ये चल रहे हैं। पिछले 2-3 साल से ये सब बन गए हैं, ये चल रहे हैं। और जो जो नए समय की सरकार है बीजेपी की, योगी सरकार, इन्होंने कितने नए पावर कारपोरेशन मतलब कारखाने सैंक्शन किए हैं, थर्मल पावर प्लांट? देखिए, इन्होंने जो सैंक्शन किए हैं वो स्टेट सेक्टर में नहीं किए हैं, वह ज़्यादातर ज्वाइंट वेंचर में और प्राइवेट सेक्टर में है। तो ज्वाइंट वेंचर में जो किए हैं वो यहाँ पर मेजा में है एनटीपीसी के साथ, घाटमपुर में है नवेली लिग्नाइट के साथ, बल्कि नवेली लिग्नाइट वाला भी पुराना है, एनटीपीसी के साथ अभी उसका एक्सटेंशन भी हुआ, वो मेजा थर्मल का एक्सटेंशन हो रहा है। मेनली यही है, ज़्यादातर डिपेंडेंस हमारी जो है वह बाहर से बिजली खरीदने पर है। सेंट्रल सेक्टर से 10-12 हज़ार मेगावाट बिजली मिलती है और डिपेंडेंस मेनली प्राइवेट सेक्टर से बिजली खरीदने पर है, जो बहुत महंगी बिजली मिलती है। और उत्तर प्रदेश में बिजली की रिलायबिलिटी और बिजली के महंगे होने का यह एक बड़ा कारण है कि हम अपनी बिजली नहीं बना रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से खरीद रहे हैं। नहीं तो इसकी अनदेखी क्यों की गई? अपनी क्षमता क्यों नहीं डेवलप कर रहा यूपी पावर अब कारपोरेशन? ये मैंने आपको कहा था, मैनेजमेंट ही ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, और ब्यूरोक्रेट्स ही समझते हैं, उन्हीं को सर्वज्ञानी है, सारी जानकारी उनको है, तो उसी हिसाब से चल रहा है। एक और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है जगह जगह, जैसे आपने लखनऊ का भी जिक्र किया कि भाई ऑफिशियल तो कटौती नहीं है, तो जो जगह जगह ब्रेकडाउन हो रहे हैं या कटौती की जा रही, तो क्या मिसमैच है डिमांड के बीच में, या जो वहाँ सप्लाई की आवश्यकता है और जो आपकी क्षमता है ट्रांसफार्मर्स की या लाइनों की, उसके बीच में मिसमैच है क्या? देखिए, राजधानी लखनऊ में बिजली की डिमांड को लेके उतना मिसमैच नहीं है जितना मिसमैच है कैपेसिटी को लेके, जो हमारी सब स्टेशंस की क्षमता है। क्योंकि सब स्टेशंस की एक निश्चित क्षमता है, ट्रांसफार्मर की क्षमता है, स्विच गियर की क्षमता है, कंडक्टर की क्षमता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल समीक्षा किया है, अगर आप देखें उसका प्रश्न नोट, उसी समीक्षा में कहा गया है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क को अपग्रेड किया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो उस समीक्षा से ही स्पष्ट है कि अपग्रेडेड नहीं है, स्ट्रेंथेंड नहीं है। तो जब नेटवर्क ही हमारा उसके लिए सक्षम नहीं है, तो बिजली कटौती भी हो रही है, ब्रेकडाउन भी हो रहे हैं, फॉल्ट भी हो रही है। और नहीं, लखनऊ के बाहर की तस्वीर क्या है? लखनऊ के बाहर की तस्वीर क्या है? क्या सप्लाई है? लखनऊ के बाहर तस्वीर और खराब है, और खराब है। ये तो देखिए, राजधानी लखनऊ में तो सबसे अच्छी तस्वीर है ना, और जगह तो सिचुएशन और ज्यादा खराब है। तो क्या आपको क्या सोचना है, कितनी कटौती हो रही है? मैं आपको एक बहुत ही आपके माध्यम से, चूंकि आम जनता तक ये बात पहुंचेगी, तो आम जनता के लिए बड़ी मोटी बात मैं बताना चाहता हूँ। वर्ष 2000 में जब राज्य बिजली बोर्ड का विघटन किया गया था, अनबंडलिंग की गई थी और कारपोरेशन बनाए गए थे, तब उत्तर प्रदेश में 60 लाख कंज्यूमर थे और 1,20,000 बिजली के कर्मचारी थे। आज उत्तर प्रदेश में 3,73 लाख कंज्यूमर हैं और बिजली कर्मचारी हैं 30,000, केवल 30,000। 3,73 लाख कंज्यूमर्स के अगेंस्ट 30,000 कर्मचारी हैं केवल उत्तर प्रदेश। तो यानी कंज्यूमर 3 गुना बढ़े, स्टाफ आधा हो गया? आधा नहीं, वह 1/4 हो गया, 1,20,000 से 30,000 हो गया। और फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, पिछले 3 साल से हम महाराष्ट्र को हमेशा क्रॉस कर रहे हैं। इसके बयान भी सरकार की ओर से आते हैं कि महाराष्ट्र से ज़्यादा हमने बिजली दिया। महाराष्ट्र में कर्मचारी 93,000 हैं, 1 लाख के करीब हैं, और हमारे यहाँ कर्मचारी 30,000 हैं। तो जो जिससे संपर्क में आता है कंज्यूमर, जब वही ओवरलोडेड है, अब एक कर्मचारी है एक पर्टिकुलर एरिया में, उस एरिया में 6 जगह फॉल्ट हो गई, तो उसके 6 हाथ तो नहीं हो जाएंगे ना। वो एक जगह अटेंड कर रहा, आज ही आप देखिए अखबार में, सब स्टेशन में वो बिजली कर्मचारी
बिजली की व्यवस्था ठीक करने गए तो वहां उनको लोगों ने पीटा, कितनी देर से क्यों आए हो। तो हम नहीं लोग तो तो ये सब शैलेंद्र जी, अब बिजली की सप्लाई केवल बिजली का मामला नहीं रहा है, इससे जुड़ा है पानी, और ये एक लैंड ऑर्डर का मुद्दा बन रहा है, और उससे फिर बढ़ करके ये एक पॉलिटिकल इशू बन रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये नौकरशाहों या इंजीनियर्स के बजाय इनको खुद सोचना चाहिए? खुद क्या क्षमता नहीं है सोचने की? बिल्कुल सोचना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ कि तत्काल उनको वार्ता करनी चाहिए, कर्मचारियों के संगठनों से वार्ता करनी चाहिए, जानकार लोगों से वार्ता करनी चाहिए, और उनको विश्वास में लेकर तुरंत कार्य योजना बनानी चाहिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, जून, जुलाई, अगस्त के महीने, सितंबर के महीने और कठिन होने वाले हैं। अभी तो बिजली की मांग बढ़ने वाली है। जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी कुछ दिन के बाद, एयर कंडीशनर का लोड और बढ़ेगा, और लैंड ऑर्डर का इशू है। आपने देखा राजधानी लखनऊ में पीएसी लगाई जा रही है सब स्टेशन पर, तो लैंड ऑर्डर का इशू तो बन रहा है। तो पॉलिटिकल इशू भी बनेगा। पॉलिटिकल भी बन ही रहा है, समाचार पत्रों में तो बन ही रहा है। आप एक मुद्दा उठाते रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट, नया कानून जो है उसके बारे में, उसका इससे कोई संबंध है इस क्राइसिस से? नहीं, अभी कोई संबंध नहीं, क्योंकि वो कानून तो अभी बना नहीं। अभी तो हम लोग उसको रोके ही हुए हैं विरोध करके। अभी वो कानून नहीं बना। नहीं, लेकिन इसका उसका संबंध मतलब निजीकरण से, देखिए, मैंने आपको पहले बताया, ये निजीकरण की बैकग्राउंड तैयार की जा रही है कि जनता में बहुत रोष हो जाएगा, जनता में बहुत गुस्सा हो जाएगा। कर्मचारी पहले ही कम कर दिए गए हैं निजी क्षेत्र के सहूलियत के लिए। निजीकरण की बैकग्राउंड तैयार की जा रही है, तो और उसी लिए कामयाब हो रही है आम जनता, और उसी की वजह से कर्मचारियों की भी छटनी हो रही है। अब उसी वजह से हो रही है, उसी वजह से हो रही है। और ये जो यूपी में रगड़ा चला था कि प्रीपेड मीटर या पोस्ट पेड मीटर, इसका भी कोई ताल्लुक इससे? किसका? प्रीपेड मीटर्स और पोस्ट पेड मीटर, हाँ, ये नहीं, भी देखिए, एक बड़ी... ये भी गलती प्रबंधन की थी। स्मार्ट मीटर लगाए गए, और स्मार्ट मीटर को कभी भी प्रीपेड में कन्वर्ट किया जा सकता है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने वन फाइन मॉर्निंग वर्बल निर्देश दिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि सारे स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड में डाल दिए जाएं। तो 75 लाख स्मार्ट मीटर अचानक प्रीपेड में चले गए। अब प्रीपेड के लिए न कंज्यूमर को एजुकेशन थी, न कंज्यूमर की कंसेंट थी, न वो समझ रहा था ये क्या हो गया। उसका बैलेंस नेगेटिव में जाने लगा, बिजली कट गई, उसके बाद बिजली जोड़ी जाने लगी। यह भी एक दुर्भाग्य का विषय है कि ये जो स्मार्ट मीटरिंग का सिस्टम है, ये प्राइवेट कंपनी के हाथ में है। आरडीएसएस की एक स्कीम है भारत सरकार की, उस स्कीम के तहत भारत सरकार इसमें पैसा देती है। 60% पैसा भारत सरकार का, 40% स्टेट का होता है। और वो पैसा जो भारत सरकार देती है, उसकी शर्त यही है कि प्राइवेट कंपनी इसको मैनेज करेगी। तो अब कोई कह रहा हमने पेमेंट कर दिया, तो हमारे हाथ में नहीं कि हम उसको जोड़ दें। वो प्राइवेट कंपनी का सर्वर नहीं काम कर रहा, प्राइवेट कंपनी का सिस्टम नहीं काम कर रहा है। अंततः माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना पड़ा कि सबको आप पोस्ट पेड में कर दीजिए और किसी की बिजली न काटिए। यही तो हुआ अंततः। ये प्रबंधन का था, सारा खेल इनका किया हुआ था। एक वर्बल इंस्ट्रक्शन में 75-80 लाख उपभोक्ताओं को पोस्ट पेड से प्रीपेड में कन्वर्ट कर दिया, जो कंज्यूमर की कंसेंट के बगैर नहीं किया जा सकता। हमारे जो दर्शक देर से जुड़े हैं, उनके लिए आप क्या नटशेल में क्या कहेंगे कि यूपी में पावर क्राइसिस क्यों है? देखिए, नटशेल में मैं ये कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वह उसके 3 सेगमेंट है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरेशन में भी आत्मनिर्भर हमें होना चाहिए, हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सेंट्रल सेक्टर में तो हमारा शेयर है, उसको मैं डिपेंडेंट होना नहीं कहूँगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। महंगी बिजली मिलती है और ज़रूरत पर नहीं मिलती है। दूसरा हमारा ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन में हमारी जो कैपेसिटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए कि जितनी बिजली हमें चाहिए वो ट्रांसमिशन लाइनें उसको लेके चल सकें। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि पीक आवर में जब एकदम से लोगों का एयर कंडीशनर चलते हैं, एकदम से डिमांड बढ़ती है, तो ट्रांसफार्मर ओवरलोड ना हो, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी हो और कंज्यूमर को दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात, इस सारे सिस्टम में मैन, मटेरियल और मशीन में जो संवेदनशील है वो मैन है। इस तरीके से छटनी करना
इस तरीके से डाउन साइजिंग करना बिना किसी मापदंड के, यह बहुत बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था का जनक है, उसको जन्म दे रहा है। ये यही बातें मैं कहना चाहता हूँ। जी, और आप आखिर में आपका ये आकलन है कि अगस्त तक डिमांड और बढ़ेगी बिजली की, तो क्राइसिस भी बिल्कुल बढ़ेगी जो बढ़ेगी, कि हो सकता है कल ही बढ़ जाए, कल ही बढ़ जाए। डिमांड तो रोज बढ़ रही है अभी, लेकिन तो अगस्त आप सितंबर में जब ह्यूमिडिटी होती है तब एयर कंडीशनर का लोड एकदम से आता है। नहीं, तो आप मैनेजमेंट को क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए कि और क्राइसिस बढ़े नहीं, नहीं मैनेजमेंट तुरंत? को हमने यही सलाह दिया है कि जो सुझाव हम लोग दे रहे हैं लगातार अपने अनुभव के आधार पर, जो सुझाव हैं इंजीनियरों के, कर्मचारी संगठनों के, पर्टिकुलरली इंजीनियर्स एसोसिएशन का, उन सुझावों पर बैठ के प्रबंधन को बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके कर्मचारियों को विश्वास में लेकर कार्य योजना बनाए, उस कार्य योजना पर काम किया जाए। अच्छा, आप तो ऑल इंडिया लीडर हैं बिजली जी, जो इंजीनियर्स के, तो यूपी के अलावा क्या स्थिति है देश में, बाकी राज्यों में कहाँ स्थिति अच्छी है, कहाँ खराब है? देखिए इस समय बिजली की सबसे ज़्यादा क्राइसिस जो है वो नॉर्दर्न रीजन में ही है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में बिजली की इतनी ज़्यादा डिमांड है। अभी 656 मिलियन यूनिट बिजली की मांग थी 2 दिन पहले तक। मिलियन यूनिट में मैं बात कर रहा हूँ, और यह मेगावाट में ही कर लें चाहे जिसमें कर लें। पूरे ईस्टर्न ग्रिड में और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड में 5 ग्रिड हैं इंडिया में: नॉर्दर्न ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड, वेस्टर्न ग्रिड, सदर्न ग्रिड और नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड। तो नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड और ईस्टर्न ग्रिड ये बिहार से शुरू होता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और फिर नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स, इन सब का जो टोटल लोड है वो अकेले उत्तर प्रदेश के लोड के आधे से भी कम है। तो उत्तर प्रदेश में अपने आप में उत्तर प्रदेश खुद एक बहुत बड़ा लोड का सेंटर है। तो भाई, उत्तर इसलिए प्रदेश की उनको आबादी इतनी है, दुनिया का 6वां 7वां देश होता अगर वो होता, तो आबादी हाँ है बिल्कुल, तो जाहिर है कि हाँ है, लेकिन 12-13 प्रांतों में मिला के जितना है उससे दूसरी डिमांड यहाँ पर है उत्तर प्रदेश एक और जिज्ञासा और है। महाराष्ट्र। जी, और जी। देखिए आखिरी बात आप पूछना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, जब महाराष्ट्र से हमारी तुलना हो रही है और महाराष्ट्र को हम क्रॉस भी कर रहे हैं बिजली सप्लाई के मामले में, तो महाराष्ट्र ने, मैं सारी बातें छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र ने जो अडॉप्ट किया है सिस्टम, जिस तरीके से वहाँ काम हो रहा है सरकारी क्षेत्र में हो रहा है, वही उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? यही हो रहा है वहाँ पर जो टेक्निकल लोग हैं उनको महत्व दिया जा रहा है, उनकी सलाह पर काम किया जा रहा है, टेक्निकल कमिटीज बनाई जाती हैं। और मैंने जहाँ तक मैन पावर की बात कहा, महाराष्ट्र में 93,000 कर्मचारी काम करते हैं या 30,000 कर्मचारी काम करते हैं। तो महाराष्ट्र से हम तुलना कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र का सिस्टम जैसे है, जितना सक्षम है, उस हिसाब से हमको अपने को भी तो उस लेवल पर लाना चाहिए कि केवल हम बिजली की मांग से तुलना कर रहे हैं। बिजली की मांग से तुलना कर रहे हैं तो पूरे प्रणाली से तुलना करनी चाहिए हमें उसकी। एक जिज्ञासा और है आखिर में कि ये जी, कहा जा रहा है, बहुत दावा किया जा रहा है कि हम सोलर पावर इतना बना रहे हैं, तो ये क्या सोलर पावर जो हम इतनी बना रहे हैं वो काम नहीं आ रही है? नहीं आ रही है काम। देखिए 2 बातें हैं इसमें, और ये 2 शब्दावली आपने सुना होगा, एक पंप स्टोरेज स्कीम और एक इस सोलर की रिन्यूएबल एनर्जी की बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी। तो सोलर पावर जो है वो दिन को बन रही है और उत्तर प्रदेश में तो सूर्य की रोशनी है ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीक पीक डिमांड जो होती है वो तो सूर्यास्त के बाद आती है ना। तो जब तक बैटरी स्टोरेज सिस्टम वायबल नहीं है, केवल बैटरी स्टोरेज से लेना देना नहीं है, वायबल होना चाहिए, मतलब महंगा ना हो। जब तक वो वायबल नहीं है बैटरी स्टोरेज सिस्टम, तब तक सोलर से हम दिन की बिजली की डिमांड जॉब कर सकते हैं। लेकिन पीक लोड के लिए हाइडल पावर ही चाहिए, पीक लोड के लिए थर्मल पावर ही चाहिए, और ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए थर्मल पावर ही चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता और थर्मल पावर जनरेशन में काफी कमी है उत्तर प्रदेश में। हूँ, काफी कमी है। ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए थर्मल पावर चाहिए और पीक लोड के लिए हाइडल पावर चाहिए, क्योंकि हाइडल पावर 2 मिनट में बिजली तुरंत जनरेटर सिंक्रोनाइज हो जाता है। हमारे यहाँ हाइडल भी नहीं है। उत्तराखंड बनने के बाद हाइडल पावर भी सब चली गई। हाइडल पावर पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 500 मेगावाट है, जिसमें 300 मेगावाट अकेले रिहंड में है, 100 मेगावाट ओबरा में है
ओबरा हाइडल वही रिहेंड के डाउन स्ट्रीम में। तो 400-500 मेगावाट कुल है, जिसमें 400 मेगावाट तो यही है। हाइडल सब चला गया उत्तराखंड में। तो पीक लोड के लिए हाइडल और ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए थर्मल, ये दोनों ही हमारे पास नहीं है। और ऐसा लगता है कि सोलर एनर्जी के भरोसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने थर्मल पावर जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ाने की में उपेक्षा की, ध्यान नहीं दिया उतना जितना देना चाहिए था। नहीं, बहुत संभव है, क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेट सलाह देते हैं और इंजीनियर से तो वो कंसल्ट नहीं करते। उनकी सलाह तो एक तरफा होती है ब्यूरोक्रेट्स की, और उन्हें इन सब बातों का ज्ञान नहीं है। मुझे इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो अखबारों में इतनी खबरें आ रही हैं, जनता समस्याग्रस्त है, तो इससे हमारे जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनकी आंखें खुलेंगी, और वो जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी सलाह लेंगे और इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले महीनों में और विशेष करके अगस्त में ये क्राइसिस और न बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी आपका आज जानकारी देने के लिए। नमस्कार।